नेक्स्ट हमारा है एरिस्टोटल का मॉडल। अब एरिस्टोटल का मॉडल ना ऐसा भी पूछा जाता है कि लीनियर के अंदर कौन सा आता है, तो एरिस्टोटल का मॉडल लीनियर मॉडल के अंदर आता है, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है। तो जिसमें फीडबैक नहीं है वो चीज़ें लीनियर के अंदर ही आ जाएंगी एक तरीके से। पर ये अपने आप में अलग भी है, तो आपको इसको अलग से भी याद रखना है, ठीक है। ये सेम उसका कॉपी नहीं है। तो इसमें स्पीकर है, नाम याद रखिए, किसी ने सेंडर बोला है, किसी ने कम्युनिकेटर बोला है, किसी ने स्पीकर बोला है, ठीक है। और स्पीच है, किसी ने इसको मैसेज बोला है और इसने बोला है स्पीच, ठीक है। ओकेजन, ऑडियंस, रिसीवर नहीं है इसमें, ऑडियंस है। ये शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। और उसका इफेक्ट तो हिंदी में देख लेते हैं, वक्ता, भाषण, अवसर, श्रोता और प्रभाव। तो देखिए जब एरिस्टोटल का जमाना था ना, तब क्या होता था, कम्युनिकेशन को ऐसे आम चीजों की तरह नहीं लेते थे हम, कि एक नॉर्मल दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं तो उसको कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी तरह कंसीडर नहीं करते थे। वहां पे कम्युनिकेशन का मतलब एक लार्ज ऑडियंस को भाषण देना ही एक तरीके से माना गया था सबसे पहले, क्योंकि एरिस्टोटल आप समझ सकते हो कि किस जमाने के थे। वो लगभग आज से कई सबसे पहले मतलब सबसे शुरुआती टाइम में से थे, है ना। तो उस टाइम में एक जैसे नेता भाषण दे रहा है ना, राजा है या नेता है कोई भी, तो वो जो भाषण दे रहा है उसका जो कम्युनिकेशन है कि लोगों को कितना समझ में आया, किस तरीके से इसका साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए अपनी बात बता पाने का नेताजी को, है ना। तो ये उसको ध्यान में रख के चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसलिए इसमें स्पीकर, स्पीच और ये सारी ओकेजन, है ना, ऑडियंस, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप आइडिया लगा सकते हो वो जो नेताजी वाली रैली होती है ना उस तरीके का कुछ माहौल। और इफेक्ट, फीडबैक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेताजी नहीं सुनते हैं कि सामने वाले लोग क्या मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। इफेक्ट का मतलब कि उन पे मेरा भाषण प्रभावकारी रहा या नहीं रहा, बस इतना ही वो देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक तो सबसे पहले सबसे अर्लीस्ट सबसे शुरुआती टाइम का मॉडल है, ये लीनियर के अंदर आ जाता है। इट एम्फेसाइज, ये क्या एम्फेसाइज करता है, स्पीकर के रोल को, स्पीच को, है ना, और ऑडियंस पे उसके इफेक्ट को। ये संचार के सबसे प्रारंभिक मॉडलों में से एक है। यह वक्ता और भाषण की भूमिका पर जोर देते हैं, ठीक है, जिससे श्रोता प्रभावित होते हैं। इसका फोकस संचार के प्रेरक पहलू पर है, ठीक है, कि ये इसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हो पा रही है ऑडियंस या नहीं हो पा रही है। उदाहरण क्या है इसका, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजनेता का भाषण, ठीक है। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी जो स्पीच देते हैं अपने वोटर्स के प्रति, जो स्पीच देते हैं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ठीक है। और क्या है इसमें, ये सबसे पुराने मॉडलों में से है और सबसे प्रभावशाली। पुराने समय में भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे, ये अकेले नहीं थे भाई साहब जिन्होंने इस तरीके का मॉडल दिया। लेकिन उस टाइम में जो सबसे अच्छी थ्योरी निकल करके आई ना वो एरिस्टोटल का मॉडल था, ठीक है, जो प्राचीन ग्रीस के समय का है। ये एक सीधा मॉडल है, मतलब सीधा मतलब एक तरीके से लीनियर, एकदम सीधा, सर्कुलर नहीं है, है ना, सीधा है, सीधा ऐसे, जो वक्ता और संदेश पर केंद्रित है। अरिस्तु का मॉडल वक्ता की श्रोताओं को मनाने की क्षमता के महत्व पर जोर देता है, मतलब जो स्पीकर की एबिलिटी है ना उस पर ध्यान देता है कि किस तरीके से उसका नेताजी का जो भाषण है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस मॉडल में 3 मुख्य घटक शामिल हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें। क्या क्या है, स्पीकर है, मैसेज है और ऑडियंस है। तो हमने तो क्या देखे थे, हमने सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, इस तरीके की चीज़ें देखी थी। इसमें स्पीकर, ऑडियंस और मैसेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्पीकर कौन है, वो व्यक्ति जो मैसेज को दे रहा है, ठीक है, जैसे कि स्पीकर। तो इसके अंदर जो स्पीकर, जो मैसेज देने वाला है, जो भाषण देने वाला व्यक्ति है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और मैसेज में क्या क्या होना चाहिए, वो कंटेंट या जो इन्फॉर्मेशन जो स्पीकर बोलना चाह रहा है, ठीक है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कोहेरेंट और परसुएसिव होना चाहिए, है ना। कोहेरेंट, ये 7 C's में हमने देखी थी ये सारी चीज़ें। ऑडियंस,
ठीक है। ऑडियंस कौन है? जो उस नेताजी के भाषण को सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो सुनने वाले हैं, जो रिसीवर्स हैं, जो मैसेज को ले रहे हैं, ठीक है। और तो स्पीकर जो वक्ता है, जो मैसेज देने वाला है, को प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए श्रोताओं का विश्वास, मूल्यों और भावनाओं पर विचार करना चाहिए। तो नेताजी हमारे ऐसा ही करते हैं, चाहे जो भी हो वो, है ना। वो क्या करते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। तभी रैली में बहुत जोश हो जाता है ना, कि देखिए नेताजी तो हमारी कितनी फीलिंग समझते हैं। तो ये मॉडल में ही इस तरीके की बात की गई है कि अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, अगर आपको एक अच्छा जो स्पीकर बनना है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स आपके अंदर होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो ऑडियंस को प्रभावित कर सके। और प्रभावित कब करेगी? जब नेताजी इस तरीके का भाषण देंगे जिसमें उनके फीलिंग्स और इमोशंस और जो उनके वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो एरिस्टोटल के मॉडल में 3 चीज़ें आती हैं, ईथोस, पैथोस और लॉगोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे ऐसे ट्राइंगल बना के, ईथोस, पैथोस और लॉगोस। ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि लॉगोस, ईथोस और पैथोस, ये 3 चीज़ें हैं, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये है क्या 3 चीज़ें? ईथोस का क्या मतलब हुआ? ईथोस का मतलब एथिक्स होता है ना, हमारा एथिक्स समझते हो आप, जो हमारी नीति शास्त्र या नैतिकता, मोरालिटी। तो ईथोस मतलब, देखिए शुरू से पढ़ते हैं। अरस्तु के मॉडल में इस बात पर जोर है कि वक्ता, जो भाषण देने वाला है, स्पीकर है, वो संदेश को तैयार करे जो श्रोताओं के साथ प्रतिध्वनित हो। मतलब जो मैंने मैसेज को हमने शॉर्ट में देख लिया था, पर जो अरिस्टोटल थे ना, उन्होंने मैसेज के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि मैसेज किस तरीके का होना चाहिए जो श्रोताओं को प्रभावित करे। इसमें इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी था, है ना। लास्ट में हमने इफेक्ट वाली चीज़ भी देखी थी कि इसमें इफेक्ट भी है कंपोनेंट्स के तौर पे। तो इफेक्ट कब आएगा? जब ऑडियंस प्रभावित होगी। और ऑडियंस कब प्रभावित होगी? जब मैसेज बहुत दमदार होगा, जब नेताजी की जो स्पीच है वो बहुत दमदार होगी। और स्पीच में क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो श्रोतागण हैं हमारे, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों की बातें करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? ईथोस, पैथोस और लॉगोस होना चाहिए, ठीक है। यह मॉडल अक्सर अरस्तु द्वारा पहचाने गए 3 प्रेरक तरीकों से जुड़ा होता है, एथोस, पाथोस और लॉगोस। तो ईथोस मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी एथिक्स होते हैं, जो एथिकल, जो क्रेडिबिलिटी और जो कैरेक्टर वाली बात होती है, मतलब मॉरल चीज़ों से रिलेटेड हमें बात करनी है ना, अच्छी बातें। और पैथोस में क्या आ जाएगा? उनका जो इमोशनल चीज़ें हैं, उनकी जो जिस चीज़ में उनके इमोशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम शिक्षा पे योगदान देंगे, ये जो इमोशनल बातें होती है ना, जो इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में बात करें। और लॉगोस मतलब थोड़ी लॉजिकल होनी चाहिए आपकी बात। लॉगोस मतलब लॉजिक, ठीक है, कि आपकी बात ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जनता समझदार है, उसको थोड़ा लॉजिक भी चाहिए होता है ना। तो लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें कोई रीज़न होना चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, फैक्ट होने चाहिए। जैसे तो अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो नेताजी हैं वो भाषण देते टाइम फैक्ट बताते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, भुखमरी से बाहर निकाला, इतनी ये चीज़ें की, फैक्ट बोल के बातें करते हैं वो, है ना। तो उनमें ये सारी चीज़ें आ गई। वो जो आजकल भाषण देते हैं वो ईथोस, पैथोस और लॉगोस, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो जिससे उनकी स्पीच थोड़ी इफेक्टिव बनती है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। एक तो ये सरल और समझने में आसान है। ये वक्ता की भूमिका और संचार में जो वाक्पटुता है के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए श्रोताओं को समझने की आवश्यकता पर जोर देता है, ठीक है। और इसके नुकसान क्या क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। इससे श्रोता इसमें ना जो ऑडियंस है उसकी फीडबैक मैटर नहीं करती है ना, जिससे यह कम इंटरैक्टिव हो जाता है। यानी कि ये मैंने बताया लीनियर के अंदर आ जाता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है। वक्ता और संदेश पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है और संदर्भ और शोर जैसे अन्य कारकों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब उन चीज़ों को छोड़ देता है। नॉइस का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए नॉइस का कॉन्सेप्ट सब में था, इसमें नहीं है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है
किस में नॉइस की बात थी, किस में फीडबैक की बात थी, किस में नहीं थी, किस में किस शब्द को क्या बोल के डिनोट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है शैनन वीवर का मॉडल। शैनन वीवर मॉडल मतलब ये शैनन और वीवर दो लोग थे जिन दोनों ने ये मॉडल दिया। इसमें क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स, देखिए इसमें भी अलग नाम आ गया है ना, सेंडर की जगह क्या आया, इन्फॉर्मेशन सोर्स, कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल रही है, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो आता है सबसे पहले, फिर ट्रांसमीटर, फिर आता है चैनल, फिर रिसीवर, फिर उसका जो डेस्टिनेशन है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है, डेस्टिनेशन मतलब वो जगह जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है मैसेज, ठीक है, और नॉइस सोर्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉन एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, ठीक है। इसे सभी 10 मॉडलों की माँ तो नहीं, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में कि मदर ऑफ ऑल मॉडल्स किसको, कौन से वाले मॉडल को कहते हैं, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से पहुंचता है। यह वर्णन करता है कि जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे संचारित किया जा सकता है, और संचार में शोर की भूमिका क्या है उसको भी ये बताता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन वाली जो बातचीत होती है ना, टेलीफोन पे जो कहने वाला है वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो गया, फिर वो मैसेज जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, किस चैनल के थ्रू जा रहा है, वो जो भी आपका बात करने का जो चैनल होगा, है ना, रिसीवर तक पहुंच रहा है और अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंच रहा है, ठीक है। इसे मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे मैथमेटिकल मॉडल भी कहा गया था, गणितीय मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी इसे कहा गया था, ठीक है। तो इसमें 1948 में, ये सन याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए कि ये लगभग कब आया था, कौन सी सदी में आया था, है ना। ये क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर के द्वारा विकसित किया गया था। ये संचार के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली मॉडलों में से एक है। एरिस्टोटल का मॉडल तो आपको पता है कि इससे कई 400-500 साल पहले ही आ गया होगा, है ना, लेकिन ये फिर भी जो शुरुआती थे, जब उसमें ये शुरुआती मॉडलों में से एक था, ठीक है, जो मुख्य रूप से संचार के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि सामग्री पर, ठीक है। इस संचार में भी 5 प्रमुख घटकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन का सोर्स है सबसे पहले, जहाँ से इंफॉर्मेशन का जो ओरिजिन हो रहा है मैसेज का, है ना, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, मतलब आप किसी को वॉइस मैसेज भी तो भेज सकते हो ना, तो वो किसी डिवाइस के थ्रू जा रहा है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है जब फ़ोन कॉल पे बात होती है। और नेक्स्ट ट्रांसमीटर, मतलब कि वो डिवाइस, वो यंत्र या वो उपकरण जो संदेश को संकेतों में एनकोड करता है, जैसे टेलीफोन ट्रांसमीटर, ठीक है। फिर आता है चैनल, द मीडियम थ्रू, जिस माध्यम के द्वारा वो चीज़ें जाती हैं, जैसे कि फ़ोन लाइंस या रेडियो वेव्स, जैसे रेडियो के थ्रू बात जा रही है, रेडियो वेव में भी कई बार लाइव बातचीत होती है ना, कोई किसी को ऐसे चीज़ें देखी होगी आपने कि वो बात करवा देते हैं, तो वो तो सेंडर और रिसीवर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सोर्स और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें चैनल क्या हो गया, चैनल जो रेडियो वेव्स है ना, जिन वेव्स के थ्रू रेडियो का प्रसारण हो रहा है, तो वो चैनल हो गया हमारा। या टेलीफोन लाइंस, रिसीवर वह उपकरण या तंत्र है जो संकेतों को वापस संदेश में डिकोड करता है। रिसीवर तो हम समझते ही हैं, रिसीवर जो मैसेज को ले रहा है, डिकोड कर रहा है, ठीक है। जैसे टेलीफोन रिसीवर मतलब सामने जो बात करने वाला है। डेस्टिनेशन का क्या मतलब हुआ, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ तक अंतिम रूप से मैसेज पहुँच रहा है, जैसे दूसरा व्यक्ति। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये बस आप ये याद रखिए कि रिसीवर के बाद डेस्टिनेशन वाला पार्ट आएगा इसमें, ठीक है। डेस्टिनेशन जहाँ तक वो मैसेज पहुँच रहा है, तो कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई थोड़ी बड़ी जनसंख्या भी उसमें हो सकती है। और नॉइस, इसमें नॉइस वाली बात भी है कि इस मॉडल में वही सेम, कोई जब डिस्टर्बेंस हो जाता है
प्रसारण के दौरान संदेश को विकृत या बाधित जो कर देता है वो नॉइस है। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए एक स्पष्ट और संरचित ढांचा प्रदान करता है और संचार प्रणालियों में तकनीकी घटकों के महत्व को भी उजागर करता है। शोर की भूमिका और संदेश की स्पष्टता इसके प्रभाव को महत्व देते हैं। ठीक है, ये इसके लाभ हो गए, इसके प्रोज हो गए, इसके कॉन्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ये क्या करता है, मानव संचार के लिए बहुत अत्यधिक सरल है, क्योंकि यह फीडबैक या संदर्भ या मानव बातचीत की जटिलता को ध्यान में नहीं रखता। तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, न कि संदेश की सामग्री और अर्थ पर। ठीक है, तो ये इसके कॉन्स हो गए। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बर्लो का SMCR मॉडल। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा बर्लो का SMCR मॉडल है, उसके बाद लासवेल का मॉडल है। तो ये दो मॉडल हमारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में बच गए हैं, और उसके बाद हम नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन के क्या क्या नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बर्लो वाला मॉडल पढ़ेंगे, SMCR मॉडल।